रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रिटन बाय पैट्रिक प्रिंगल। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है जो कि बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, बेस्ट नॉन एज अ बायोलॉजिस्ट, बैक्टीरियोलॉजिस्ट एंड फिजिशियन, फेमस फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन। पेंसिलिन की डिस्कवरी ने साइंटिफिक फील्ड में इनकलाब बर्पा कर दिया था। इस चैप्टर में राइटर ने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से पहले मेडिकल फील्ड में जो कुछ हो चुका था या जो हो रहा था उस हवाले से बात की है और फ्लेमिंग की लाइफ और डिस्कवरीज़ के बारे में बताया है। पैट्रिक प्रिंगल लिखते हैं कि थ्योरी और प्रैक्टिस में दो लोगों ने इनकलाब बर्पा कर दिया था। उनमें एक लुईस पास्चर था जिसने जर्म्स को डिस्कवर किया था और बताया कि बीमारियां उन छोटे छोटे जानदार जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया या माइक्रोब्स कहते हैं, उनकी वजह से पैदा होती हैं और जर्म्स ज़िंदा होते हैं, इन्हें मारा जा सकता है और इनको मारने के लिए दो चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, एक हीट और दूसरा केमिकल एंटीसेप्टिक्स को। केमिकल एंटीसेप्टिक्स वो केमिकल्स होते हैं जो जर्म्स को मारने के लिए यूज़ किए जाते थे, लाइक कार्बोलिक एसिड और आयोडीन वगैरह। दूसरा नाम जोसेफ लिस्टर का है जिन्हें लॉर्ड लिस्टर भी कहा जाता है। लॉर्ड लिस्टर वो पहले इंसान थे जिन्होंने जर्म्स को मारने के लिए कार्बोलिक एसिड का इस्तेमाल किया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से पहले ये होता था कि डॉक्टर सर्जरी के दौरान ही पेशेंट्स को जर्म्स का शिकार कर देते थे। जो उनके सर्जरी के आलात होते थे तो वो ऑपरेशन थिएटर टेबल पर मौजूद जर्म्स मरीज़ के खुले हुए ज़ख्मों से उसके जिस्म के अंदर चले जाते थे। लॉर्ड लिस्टर ने कहा कि वो किसी भी ऑपरेशन से पहले कार्बोलिक एसिड के ज़रिए अपने सर्जरी के आलात को जर्म से पाक कर लेता था। उसने अपने हाथों पर, मरीज़ की जिल्द पर और इवन ऑपरेशन थिएटर की फ़िज़ा में मौजूद जर्म्स को ख़त्म करने के लिए कार्बोलिक एसिड का इस्तेमाल शुरू किया। लॉर्ड लिस्टर का मकसद ये था कि सर्जरी के दौरान पेशेंट्स को जर्म्स का शिकार होने से बचाया जाए, लेकिन इस मेथड का एक नुकसान था कि ये वाइट सेल्स को भी तबाह कर देता था जर्म्स के साथ साथ। तो वाइट सेल्स इंसानी जिस्म में जरासीमों को मारने और ज़ख्मों को जल्द ठीक करने में मदद करते थे। तो जब कार्बोलिक एसिड के ज़रिए जर्म्स को मारा जाता था तो वो वाइट सेल्स को भी ख़त्म कर देते थे। तो इतना ऑथेंटिक मेथड नहीं था। इसके बाद राइटर ने फ्लेमिंग की अर्ली लाइफ को डिस्कस किया है। बताते हैं कि वो 6 अगस्त 1881 में डारवेल में पैदा हुए और वो 7 साल के थे जब उनके फादर की डेथ हो गई। उनके बड़े भाई ह्यू ने उनका ख्याल रखा। 10 साल की उम्र में उन्हें डारवेल पब्लिक स्कूल में एडमिशन दिलवाया और तकरीबन 12 साल की उम्र में उन्हें किलमॉर्निक एकेडमी में भेज दिया गया और 14 साल की उम्र में उन्हें रीजेंट स्ट्रीट पॉलीटेक्निक में भेज दिया गया। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की फैमिली में 8 मेंबर थे और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सबसे छोटा था। उसके 3 भाई थे जिनमें से 2 ऑप्टिशियंस बन गए थे और एक ऑक्यूलिस्ट था और एक सिस्टर ने डारवेल के एक डॉक्टर से शादी की थी और दूसरी सिस्टर ने वेटनरी सर्जन से शादी कर ली थी। तो इसलिए इनकी फैमिली को मेडिकल फैमिली या डॉक्टर फैमिली कहा जाता था। Fleming left Polytechnic at 16, worked as a clerk in shipping firm in London Hall Street। 4 साल आपने प्राइवेट क्लर्क के तौर पर भी काम किया। जब वो 20 साल के थे तो उनको कुछ शेयर मिला अपने वालिद की प्रॉपर्टी से, तो इन्होंने दोबारा अपनी तालीम शुरू की। उनके भाई थॉमस ने उन्हें मशवरा दिया कि वो मेडिकल फील्ड को ज्वाइन करें। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने मेडिकल स्कूल ऑफ सेंट मैरी को चूज़ किया और अपनी तालीम मुकम्मल की। 1914 में जब 1914 में पहली जंग अज़ीम शुरू हुई तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने रॉयल आर्मी मेडिकल कॉर्प्स को ज्वाइन किया और जर्म्स पर भी अपनी रिसर्च जारी रखी। पहली जंग अज़ीम के दौरान सबसे बड़ा मसला था ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टेड वाउंड्स। जर्म्स को इन दिनों लॉर्ड लिस्टर के एंटीसेप्टिक मेथड की बजाय एस्पेटिक मेथड से ख़त्म किया जाता था। एस्पेटिक मेथड में सर्जरी के आलात को जर्म्स से पाक करने के लिए केमिकल्स की बजाय हरारत का इस्तेमाल किया जाता था ताकि जर्म्स को मरीज़ के ज़ख्मों में दाखिल होने से रोका जाए। जंग से पहले तो ये तरीका ठीक था, लेकिन जंग के दिनों में इतना ज़्यादा कारआमद नहीं था क्योंकि ज़ख्म इलाज से पहले ही जरासीम का शिकार हो जाता था। तो सर्जन्स को भी वही प्रॉब्लम थी जो फिजिशियन को थी कि किस तरह से हाउ टू किल जर्म्स विद आउट डैमेजिंग द वाइट सेल्स, कि किस तरह वाइट सेल्स को नुकसान पहुंचाए बगैर जर्म्स का ख़ात्मा किया जाए।
जो मेडिकल ऑफिसर थे वो उसी तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे थे जिसको वो जानते थे, एंटीसेप्टिक मेथड यूज़ कर रहे थे। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और अल्मरॉथ राइट इसके ख़िलाफ़ थे। उन्होंने कहा कि सर्जन्स को चाहिए कि जिस्म में पहले से मौजूद मुदाफ़ियाती निज़ाम यानी वाइट सेल्स को मजबूत बनाने की कोशिश करें। Experiments were made, but the problem was still unsolved. About 7 million people died in World War I due to infected wounds. 1922 में फ्लेमिंग डिस्कवर्ड अ नेचुरल एंटीसेप्टिक मैन्युफैक्चर्ड बाय द बॉडी। एक दफ़ा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नज़ले ज़ुकाम में मुब्तला थे, तो उनकी नाक से पानी बह रहा था। इसी हालत में वो खुद बेन से जर्म्स का मुआयना करने लगे। जब उनकी नाक से निकलने वाली रतूबत कल्चर प्लेट में गिर गई तो उन्होंने देखा कि प्लेट में मौजूद कुछ जर्म्स फ़ौरन मर गए। तो आपने इन रतूबतों का मुआयना किया तो पता चला इनमें कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो जर्म्स को मारती हैं, तो आपने इसको लाइसोजाइम का नाम दिया। लाइसोजाइम अमली तौर पर कारआमद साबित ना हुई। लाइसोजाइम ने फ्लेमिंग को बहुत ज़्यादा शोहरत तो ना दी, लेकिन साइंस की दुनिया में उसने उसका मर्तबा बुलंद कर दिया। 1928 में फ्लेमिंग बिकेम प्रोफेसर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, और इसी साल आपने पेंसिलिन को डिस्कवर किया। एक दिन वो अपनी सेंट मैरी की लेबॉर्ट्री में एक कॉमन जर्म जिसे स्ट्रेप्टोकोकस कहा जाता है उस पर तजर्बा कर रहा था। उसने इन जर्म्स को ऐसी प्लेट में रखा हुआ था और इन प्लेट को ढाँप कर रखा जाता था, लेकिन खुर्दबीन के नीचे जर्म्स का मुआयना करने के लिए इन प्लेट्स के कवर्स को हटा दिया जाता था। तो जो ही आपने कल्चर प्लेट तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कहता है कि जो ही आप कल्चर प्लेट खोलते हैं आपको मुसीबतों से दो चार होना पड़ता है। हवा में से बहुत सी चीज़ें गिरती हैं। ऐसी ही एक मुसीबत पेंसिलिन की दरियाफ्त का सबब बन गई, क्योंकि फंगस का एक टुकड़ा पता नहीं कहाँ से आया और प्लेट पर जा गिरा। जिस जगह पर टुकड़ा गिरा उसके इर्द गिर्द जर्म्स गायब होना शुरू हो गए थे। इसके बाद फ्लेमिंग ने कुछ मज़ीद जर्म्स लेकर उस फंगस के असरात का जायज़ा लिया, तो कुछ जर्म्स उसको बर्दाश्त कर गए, लेकिन ज़्यादातर की ग्रोथ उस फंगस की वजह से रुक गई। उससे अगले मरहले पर फ्लेमिंग ने गोश्त के शोरबे पर फंगस पैदा की और फिर उसको फ़िल्टर करने के बाद उसके असरात का जायज़ा लिया, तो आप इस नतीजे पर पहुँचे कि लाइसोजाइम से कहीं ज़्यादा बेहतर एंटीसेप्टिक बनाने में कामयाब हो गए हैं। आपने इसको पेंसिलिन का नाम दिया क्योंकि ये वाइट सेल्स को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाती थी, लेकिन पेंसिलिन अमली तौर पर गैर मुस्तहकम थी, एक स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं थी। इसे बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था जब तक उसे कंसनट्रेट ना किया जाता। तो और ये एक केमिस्ट का काम था, जबकि फ्लेमिंग एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। तो इसको कंसनट्रेट करने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए। फिर इन्होंने अपनी दरियाफ्तों को जो डिस्कवरीज़ की थी उनको पब्लिश करवाया। तो इसके बाद राइटर लिखता है कि पेंसिलिन को अमली शक्ल में लाने का काम ऑक्सफोर्ड की एक टीम ने किया था, जिसमें प्रोफेसर हॉवर्ड फ्लोरे और ईबी चेन शामिल थे। इस टीम में केमिस्ट और बैक्टीरियोलॉजिस्ट भी शामिल थे। इस टीम की कोशिशों से पेंसिलिन को एक ड्रग, एक मेडिसिन की सूरत में तैयार किया गया और 1941 में इसको इंसानों पर इस्तेमाल किया गया। 1943 में मिस्र में लड़ने वाली फ़ौज को ये मेडिसिन दी गई थी। तो उस फ़ौज के एक सीनियर ऑफिसर ने कहा कि जंग के दौरान लगे ज़ख्मों में इनकलाब बर्पा हो चुका है। लातादाद इंसानी जानों को पेंसिलिन ने बचाया, लेकिन दुनिया पेंसिलिन ईजाद करने वाले को नहीं जानती थी। तो सर अल्मरॉथ राइट ने द टाइम अखबार को एक ख़त लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि इस हैरत अंगेज़ मेडिसिन को किसने दरियाफ़्त किया है। फ्लेमिंग बिकेम फेमस। 1944 में आपको सर का खिताब दिया गया और 1945 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हॉवर्ड फ्लोरे एंड ईबी चेन शेयर्ड द नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन के मुश्तरका तौर पर उन्हें मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ दिया गया। एक दफ़ा इटली में किसी तकरीब में एक आदमी अपने बच्चों के साथ फ्लेमिंग के पास आया और उसने कहा, अगर ये बच्चे आज ज़िंदा हैं तो इसकी वजह सिर्फ आप हैं। और फिर सर फ्लेमिंग की तरफ इशारा करके उन्होंने अपने बच्चों को बताया कि
इस शख्स को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना। लेकिन फ्लेमिंग को इस रवैये पे एतराज़ था। वो कहता था कि मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि मैंने उनकी ज़िंदगी बचाई है। मैं नहीं जानता कि वो ऐसा क्यों करते हैं, हालांकि मैंने तो कुछ नहीं किया। पेंसिलिन को बनाने वाला तो खुदा है, मैंने तो सिर्फ इसे डिस्कवर किया है। आपकी ये बात इस अकीदे का इजहार है कि कुदरत खुद इलाज मुहैया करती है। अमेरिकन विजिट ऑफ हिज लेबॉर्ट्री। कुछ अमेरिकन्स ने आपकी लेबॉर्ट्री देखने आए तो उनमें से एक ने कहा कि ये जगह तो किसी पुराने ड्रग स्टोर का हिस्सा लगती है, क्योंकि वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि इस लेबॉर्ट्री में पेंसिलिन डिस्कवर की जा सकती है। तो फ्लेमिंग ने कहा, अमेरिका की साफ़ शफाफ एयर कंडीशन लेबॉर्ट्रीज़ में इसका डिस्कवर होना नामुमकिन था कि वो इतनी साफ़ थी कि वहाँ पे फंगस का टुकड़ा आ ही नहीं सकता था। तो फ्लेमिंग का नुमाया कारनामा सिर्फ पेंसिलिन की दरियाफ्त नहीं बल्कि इसकी वजह से बेहतर की तलाश में मज़ीद तहकीक करने के लिए साइंसदानों में जो जोश व जज्बा पैदा हुआ वो भी अहम था। उसने एंटीबायोटिक की बुनियाद रखी और जिससे जर्म्स की ग्रोथ होने से पहले ही रोक दी जाती है। 20वीं सेंचुरी की सबसे बड़ी दरियाफ्त करने वाले और लाखों इंसानों की ज़िंदगियों को महफूज करने वाले इस अजीम इंसान ने 1955 में वफ़ात पाई और आपको सेंट पॉल्स के चर्च में दफन किया गया। क्लास ये हम लोगों ने चैप्टर के पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, ये बात हुई है। इसमें एक दफ़ा आपने खुद से ट्रांसलेशन को रीड आउट करना है। अब हमने आंसर क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट आर एंटीसेप्टिक्स एंड व्हाट इज़ एंटीसेप्टिक मेथड। कि एंटीसेप्टिक्स क्या है और एंटीसेप्टिक मेथड क्या होता है। द आंसर इज़ सर्टेन केमिकल्स लाइक कार्बोलिक एसिड एंड आयोडीन विच आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द जर्म्स आर कॉल्ड एंटीसेप्टिक्स. The method of using the chemicals to kill germs is known as antiseptic method. Then question number 2, what was chief defect of antiseptic method? कि एंटीसेप्टिक मेथड का सबसे बड़ा नुकसान क्या था। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि एंटीसेप्टिक मेथड वाइट सेल्स को भी ख़त्म कर देते थे। द आंसर इज़ इट वाज प्रूव्ड दैट एंटीसेप्टिक्स लाइक कार्बोलिक एसिड डिड मोर हार्म टू वाइट सेल्स देन टू द जर्म्स, कि वो वाइट सेल्स को नुकसान पहुंचाते थे। सो एंटीसेप्टिक मेथड वाज गिव अप। देन क्वेश्चन नंबर 3, what part is played by the white cells in blood of human body? कि क्या रोल प्ले करते हैं वाइट सेल्स ह्यूमन बॉडी में। द आंसर इज़ मैचिनकॉफ डिस्कवर्ड दैट वाइट सेल्स ऑफ blood were natural defense against disease. When the germs enter the body, they are immediately attacked by the white cells of the body. If the white cells win, the germs die. If the germs win, the patient dies. Then question number 4, give an account of early life of Fleming. Fleming की लाइफ को बयान करें। The answer is Fleming was born on a farm near Darwell in Ayrshire on August 6, 1881. He was youngest of a family of 8. His father died when he was 7 only. His eldest brother took charge of the farm. He was then studying in the village school. From 10 to 12 he studied at Darwell School. Fleming was sent to Kilmarnock Academy after the completion of his early education at Darwell School. At 14 he went to London. His 3 brothers were already in London. Fleming studied at Regent Street Polytechnic for next 2 years. When he left Polytechnic, he took a job as a clerk in shipping firm because he had not enough money with him for further studies. क्लास आप लोगों ने ये 4 क्वेश्चंस कर लेने। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।